नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन में भाग 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कृषि। कृषि के भाग 7 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पिछली वीडियो में हम लोग या इसके पहले के कुछ वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख फसलों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जिन फसलों का अध्ययन किए, उन फसलों को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि वो फसलें जो थी वो खाद्य फसलें थी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी फसलों की खेती भारत में की जाती है जिसका उपयोग अखाद्य उद्देश्य में भी किया जाता है। तो अब हम जो अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख फसलों की श्रृंखला के अंतर्गत, वो होगा अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनकी कृषि भारत में की जाती है, लेकिन उनको भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत पहली जो फसल पढ़नी है आपको, वो है रबड़। आइए रबड़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। देखिए, रबड़ एक भूमध्य रेखीय जलवायु का, यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। यह काफी उपयोगी पौधा है। रबड़ का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाने में करते हैं। आप इसकी एक लिस्ट, एक तालिका बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि रबड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है और रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। रबड़ की खेती के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं, जैसे तापमान जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि रबड़ जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी कि इसके लिए तापमान ज़्यादा चाहिए, वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। वर्षा जो होनी चाहिए वह 200 सेंटीमीटर से अधिक। मृदा इसके लिए लाल, पीली और लेटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा इसकी कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रबर के बागानों को लगाने, उनकी देखरेख करने, कच्चे रबर को या रबर के दूध को एकत्र करने, उसको भंडारित करने, उसको संशोधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम एवं तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। रबड़ के उत्पादक राज्य या उत्पादक क्षेत्र, देखिए, अभी जब आप उत्पादक क्षेत्र को जान लेंगे कि रबड़ का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप मृदा को स्वतः जान जाएंगे कि किस प्रकार की मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है, या इन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर आप
मृदा वाले वीडियो को देखे होंगे कि कौन सी मृदा का विकास कहाँ पर होता है, किस प्रकार की जलवायु में होता है, या कौन सी मृदा भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो अभी जब आप रबड़ के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप स्वतः अनुमान लगा करके रबड़ की कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, इसको लिख सकते हैं। देखिए, रबड़ के जो उत्पादन क्षेत्र हैं, क्योंकि ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी कि इसके लिए टेम्परेचर और आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। तो भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में रबड़ की कृषि की जाती है। अब देखिए, ये क्षेत्र क्या है, कैसे है? अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो रबर की खेती के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। हालांकि इसकी कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आदि डालने की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम रबड़ के बाद अब हम रेशेदार फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी फसलें? रेशेदार फसलें। देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, ऐसी फसलों को रेशेदार फसलें कहते हैं। भारत में यद्यपि बहुत से फसलों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो इस प्रकार हैं। क्योंकि रेशे तो कई चीज़ों से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर केवल उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है जो प्रमुख हैं। जैसे कि सबसे पहले कपास, दूसरा जूट, तीसरा सन, चौथा रेशम। इसके अलावा नारियों से भी रेशा प्राप्त होता है। इसके अलावा और ऐसे विभिन्न फसलें हैं या पौधे हैं जिनसे रेशा प्राप्त किया जा सकता है या रेशा प्राप्त होता है, लेकिन उनका व्यापक उपयोग नहीं होता है या व्यापक उत्पादन नहीं होता है, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इन्हीं 4 फसलों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, रेशे का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है। अब हम एक एक फसलों के बारे में, रेशे वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? कपास। तो देखिए, कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल है, क्योंकि कपास से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के जो धागे तैयार किए जाते हैं वह कपास से ही तैयार किए जाते हैं। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएं उपयुक्त होती हैं, जिसमें एक चीज, कपास जो है यह खरीफ ऋतु का पौधा है। कपास
खरीफ ऋतु का पौधा है। इसकी कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएं उपयुक्त होती हैं। देखिए कपास जो है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है, अतः इसकी कृषि के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसके लिए टेम्परेचर होना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो पाला आदि पड़ने की संभावना रहती है, जिससे इसकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए कपास जो है उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। वर्षा जो है देखिए इसकी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की या वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए 75 से या यूं कहें 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अभी आप जब इसके उत्पादित क्षेत्रों को, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को जानेंगे तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है और ऐसी फसलों के लिए कितनी मात्रा में वर्षा की जरूरत पड़ती है। देखिए मृदा जो होती है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है वह मानी जाती है काली मृदा। और जानते हैं कि काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए लावा के विखंडन से। देखिए उत्पादक क्षेत्र में अगर देखा जाए या इसके पहले उत्पादक क्षेत्र को जानने के पहले जलवायु के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इसके देखिए कपास जो है खरीफ ऋतु का पौधा है और ये जो है लगभग 6 से 8 महीने में रेडी होता है और इसके लिए कम से कम 200 से 210 दिन जो है पाला रहित मौसम होना चाहिए और कपास के पकने पर वर्षा इसके लिए नुकसानदायक होती है। देखिए इसकी कृषि के लिए विभिन्न कार्यों में पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादक क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वह है महाराष्ट्र एवं गुजरात। महाराष्ट्र एवं गुजरात। इसके अलावा इसकी कृषि जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि, बिहार आदि राज्यों में इसकी कृषि की जाती है। अब कपास के बाद अब हम लोग जूट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जूट एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट ये भी उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है और ये भी खरीफ के मौसम में बोया जाता है। इसकी कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएं उपयुक्त मानी जाती हैं, जैसे कि तापमान, इसके लिए भी तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आज इसको विकास करते समय पर्याप्त मात्रा में तापमान एवं नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा जो है ये भी 150 से अधिक 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए मृदा कैसी होनी चाहिए
तो इसके लिए मृदा जो होनी चाहिए वह जलोढ़ उर्वर मृदा, जलोढ़ अच्छी जल निकास वाली उर्वर मृदा, जलोढ़ जल निकास वाली उर्वर मृदा। कहने का मतलब मृदा जो हो वह जलोढ़ हो, उपजाऊ हो और साथ ही बहुत ज़्यादा पानी एकत्र ना होता हो। देखा जाए उत्पादक क्षेत्रों में तो इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वह सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा यह असम, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उगाया जाता है। देखिए आज इसकी लागत अधिक होने से, जूट के उत्पादन में लागत अधिक होने से और साथ ही कृत्रिम रेशों का आविष्कार हो जाने से इसकी उपयोगिता में कमी आई है। इसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए होता है ये भी जान लिया जाए। रस्सी बनाने, जूट के बोरे बनाने, धागे बनाने, तमाम प्रकार के दस्तकारी के सामान बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब सन, देखिए किताब में सन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, हम अपने पास से कुछ जानकारी आपको सन के बारे में बताते हैं। सन भी एक रेशे वाली फसल है। ये जो है अरहर के पौधे जैसा होता है। अक्सर इसके फूल का उपयोग हम लोग सब्जी बनाने में किया करते हैं। ये भी खरीफ ऋतु का पौधा है। इससे जो रेशा प्राप्त होता है वह काफ़ी सफ़ेद होता है। जूट से जो रेशा प्राप्त होता है वह थोड़ा ब्राउन होता है, थोड़ा भूरा होता है। अब रेशम को देखें। अभी तक हमने जो देखा कपास, जूट और सन, ये तीनों रेशे हमको कृषि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जबकि ये चौथा रेशम जो है, चौथा जो रेशा है यानी कि रेशम, ये हमको कृषि फसलों के माध्यम से ना प्राप्त होकर के कीटों के माध्यम से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत, अरंडी आदि की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा इन पत्तियों को खा करके अपने शरीर से एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है और इस चिपचिपे पदार्थ से वह अपने लिए खोल का निर्माण करता है और अंदर ही अंदर वह रेशम का स्राव करता है। रेशम का कीट जो खोल का निर्माण करता है उसे कोकून बोला जाता है। कोकून को एकत्र करके उससे रेशा प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादन में या रेशम उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है भारत में वह है कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम आदि क्षेत्र प्रमुख हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।